एवरीवन, अभी हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं जो करंट अफेयर्स के लिए आई दृष्टि की मैगज़ीन है यूपीपीसीएस के लिए। हम इसे कवर करेंगे। 12 अक्टूबर हमारा टारगेट रहेगा, तो इसमें हम टॉपिक्स देख लेते हैं। अभी हम आज शुरू करेंगे नेशनल अफेयर्स से, उसके बाद हम इंटरनेशनल अफेयर्स एंड सिमिलरली हम इंडेक्स वाइज इसको कवर कर लेंगे। वैसे भी नेशनल अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, तो और एट द एंड हम ये जो सारे इंडेक्स के टॉपिक्स हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक अफेयर्स, यूपी करंट अफेयर्स, उसके बाद में यहाँ पर जो पॉइंट्स टू रिमेंबर वाला पोर्शन है, हम ये वाला भी कवर कर लेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं नेशनल अफेयर्स से। ओके, यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है त्रिपुरा डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट स्टेट। इसमें ये जो है फुली लिटरेट स्टेट का मतलब क्या है ये समझेंगे, और किस स्कीम के अंडर जो है ये फुली लिटरेट स्टेट डिक्लेयर हुआ है ये देख लेते हैं हम। कि उल्लास स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, नव शिक्षा साक्षरता कार्यक्रम। इसके अंडर जो है त्रिपुरा थर्ड स्टेट बन गई है आफ्टर गोवा एंड मिजोरम। पहली स्टेट कौन सी थी टू बी डिक्लेयर्ड फुली लिटरेट? वो त्रिपुरा की ही पड़ोसी राज्य मिजोरम थी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिजोरम बिकेम फर्स्ट फुली लिटरेट स्टेट, उसके बाद में गोवा जो है। और फुल लिटरेसी का जो टारगेट है 2030 तक अचीव करना है एज़ पर NEP 2020 का विजन। तो हम ये सारी जो है अगर आप पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे तो इतने से ये चीज़ कवर हो जाएगी। देख सकते हैं कि आप 20 मई को मिजोरम डिक्लेयर्ड एज फुली लिटरेट स्टेट। गोवा हैज़ बिकम सेकेंड स्टेट इन द कंट्री टू सरपास नेशनली प्रेस्क्राइब 95% फंक्शनल लिटरेसी बेंचमार्क। तो हम ये जो मैं बता रही थी कि फुल लिटरेसी, इसका मतलब क्या है? 100% लिटरेसी नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का बेंचमार्क है कि अगर कोई स्टेट 95% जो लिटरेसी अचीव कर लेती है तो उसे फुल लिटरेसी या फुल लिटरेट स्टेट का डेजिग्नेशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद बस ये 3 पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि थर्ड स्टेट बन गई है त्रिपुरा फुली लिटरेट। फर्स्ट कौन सी थी? मिजोरम, और सेकंड कौन सी थी आपकी? गोवा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट्स लिखे हैं आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सेंटर ये जो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग तो गोवा की लिटरेसी 88.7% ही थी, मेल में 92 और फीमेल में 84। तो ये कैसे फुल लिटरेट स्टेट बन गया? अभी सेंसस का जो भी डेटा है वो तो नहीं आया नेक्स्ट सेंसस का, इसलिए। लेकिन PLFS का डेटा है जिसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि ये 3 स्टेट्स जो हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेट्स बन गई हैं एज फुल लिटरेट स्टेट। ठीक है, इतना ही पता होना इस टॉपिक में ज़रूरी है। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, 50 ईयर्स ऑफ एमरजेंसी। ठीक है, एमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं इसमें पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, तो वो पूरा इसमें जो भी टॉपिक है हम कवर करेंगे। 50th एनिवर्सरी है 25 जून 2025 को, तो ये याद रखेंगे 25 जून 2025। उसके बाद ये एमरजेंसी 21 मंथ के पीरियड के लिए लगाई गई थी 1975 से 1977, 1975 टू 1977। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट था जो ये वर्डिक्ट इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस 1975। इसको हम मीन्स में बहुत सारे आंसर्स में कोट भी करते हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि ये वर्डिक्ट भी इमरजेंसी से रिलेटेड था। इट इनवैलिडेटेड then Prime Minister Indira Gandhi's 1971 election for electoral malpractices led to proclamation of national emergency on 25 जून 1975। ठीक है, और ये जो नेशनल इमरजेंसी थी किस आर्टिकल के अंडर इन्वोक करी थी? आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय PM इशूज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि किन किन क्राइटेरिया में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, या आर्म्ड रिबेलियन है। तो इन केसेस में आप जो है इन्वोक कर सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स रिलेटेड हैं इमरजेंसी प्रोविजंस में, जैसे 38th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1975 का, जिसने एम्पावर किया था प्रेसिडेंट को टू इशू इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन और इमिनेंट डेंजर देयर ऑफ। ठीक है, उसके बाद 42nd अमेंडमेंट है इससे रिलेटेड 1976 में, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारी अमेंडमेंट्स इस अमेंडमेंट एक्ट के अंडर की गई थी। तो इसमें क्या किया गया था कि इट इनेबल्ड प्रेसिडेंट टू रिस्ट्रिक्ट इमरजेंसीज इफेक्ट टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंडिया, मतलब नेशनल इमरजेंसी पूरी इंडिया की जगह किसी पर्टिकुलर पार्ट पर भी लगाई जा सकती है। उसके बाद 44th जो है एक करेक्शन की तरह देखा जाता है हिस्ट्री में, जो 42nd अमेंडमेंट से कुछ स्टेप्स लिए गए थे, कुछ मेजर्स लिए गए थे, उन्हें रेक्टिफाई करते हुए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया। इट रिप्लेस द फ्रेज इंटरनल डिस्टर्बेंस विद आर्म्ड रिबेलियन। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं कि 3 कंडीशंस हैं जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन। तो ये आर्म्ड रिबेलियन की जगह पहले यहाँ पर क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस था। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस तो सरकार जो है बहुत ही वेग टर्म है, किसी भी क्राइटेरिया में इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है डिक्लेयर करके इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो उसको रोकने के लिए यहाँ पर आर्म्ड रिबेलियन वर्ड जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, ताकि सिर्फ इसी सिचुएशन में वो वेगनेस हटाई जाए इंटरनल डिस्टर्बेंस की। एक आर्म्ड रिबेलियन के केस में ही नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाए, क्योंकि उससे जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर एक बहुत ही आघात पहुंचता है। और इसी संदर्भ में यहाँ पे हम देखेंगे संविधान हत्या दिवस ये डिक्लेयर किया गया है। ये 25 जून को डिक्लेयर किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधान हत्या दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन मर्डरी डे ईच ईयर मनाया जाएगा।
ठीक है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही इन चीज़ों को पढ़ेंगे। लेट्स नॉट डेल्व इनटू पॉलिटिकल थिंग्स, राइट। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नोटिफिकेशन इशू करके 2024 में जो है ये चीज़ डिक्लेयर करी थी कि 25 जून जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद बस यहीं तक आप ये टॉपिक को डील कीजिए। उसके बाद आप एमरजेंसी प्रोविजंस जो हैं बाकी के, प्रेसिडेंस रूल है ना, ये सब आप जाकर अपना लक्ष्मीकांत से पढ़िए एक बार। उसके बाद व्हाट ऑल फंडामेंटल राइट्स गेट्स कर्व्ड अंडर सच एमरजेंसीज, वो भी आप देखिए कि कौन कौन से किस किस केस में एमरजेंसी के केस में फंडामेंटल राइट्स जो है रिस्ट्रिक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। तो आप जो है ना अपना स्टैटिक भी करंट अफेयर से लिंक रखकर पढ़िए। यहाँ पर इमरजेंसी का टॉपिक है तो आप उसका स्टैटिक भी अच्छे से इमरजेंसी वाला चैप्टर पूरा पढ़ लीजिए लक्ष्मीकांत से, वो रिवाइज भी हो जाएगा आपका। और जैसे ही करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ेंगे आप तो टॉपिक का वेटेज भी बढ़ जाता है एग्जाम में आने का भी, तो आप इस तरीके से प्रिपेयर कीजिए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन सिंदूर। बहुत ही नेशन वाइड और लेट्स से पूरा वर्ल्ड अफेयर्स में ही इसका बहुत ज़्यादा चर्चा रही है ऑपरेशन सिंदूर की। तो हम इसे अच्छे से इसमें भी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर किया और हम भी अच्छे से ईच एंड एवरी पॉइंट वी विल रीड। तो अगर आपका एक बार दिमाग में भी ये चीज़ रहेंगी, अगर आपने एक बार गो थ्रू भी कर लिया इन टॉपिक्स को, इन पॉइंट्स को, तो वो चीज़ आपको एग्जाम में जो है रिकलेक्ट होगी। आप उस चीज़ को अपना थोड़ा सा, आपका इंट्यूशन पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी अगर आपने वो टॉपिक गो थ्रू किया हुआ है पहले। तो इसलिए अगर आप इसको अच्छे से डिटेल में सुन भी लेंगे तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ऑपरेशन सिंदूर देखते हैं। यहाँ पर 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर जो है लॉन्च हुआ था। ये तारीख जो है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, चाहे यूपीपीसीएस हो, यूपीएससी हो, आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ये लोग तारीखों पर फोकस करते हैं। तो हम कर लेते हैं एक बार अच्छे से। 7 मई को 2025 में जो है ये लॉन्च हुआ था। इन्होंने 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स को जो है टारगेट किया था। ये पाकिस्तानी पंजाब और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में जो है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर हम इसको अभी कह रहे हैं, पीओके रीजन को, क्योंकि वो पीओके जो है नॉट जस्ट कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। तो लेट्स जस्ट से दैट पीओजे जो इसमें कहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक का जो ये रिटेलिएशन था एक तरीके से, जो जिसमें जो है 25 इंडियन सिटीजन्स मारे गए थे और एक नेपाली सिटीजन्स वर ब्रूटली मर्डर्ड। 25 ये 2025 के 22 अप्रैल को ये दुर्घटना हुई थी। उसके बाद में जो है इसका क्लेम किया गया था द रेजिस्टेंस फ्रंट के द्वारा, जो कि एक टेरर ग्रुप है लश्कर तैयबा का। उसके बाद विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी काफ़ी न्यूज़ में रही, काफ़ी चर्चा में रही ये दोनों ही। तो इनका नाम भी आप याद रखिए, विंग कमांडर व्योमिका सिंह थी और कर्नल सोफिया कुरैशी थी। इन्होंने जो है ब्रीफिंग दी थी गवर्नमेंट के बिहाफ पर, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पर आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद 9 लोकेशन जो टारगेट की गई थी पाकिस्तान के पंजाब रीजन में और पीओजे के रीजन में, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी थी। मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा इन चीज़ों की इधर उधर हो सकती है, तो आप जो है यहाँ से पढ़ लीजिए कि कौन सी 9 लोकेशन थी। मरकज सुबहान अल्लाह बहावलपुर, ये जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। उसके बाद मरकज तैयबा मुरिदके में, ये भी लश्कर तैयबा का बेस बताया जाता है। उसके बाद महमूना जोया सियालकोट में। आप ये जो रीजन है ना, आप ये याद रखिए, बहावलपुर हो गया, मुरीदके हो गया, सियालकोट हो गया। अगर उन्हें कोई इंटरनेशनल रिलेशन की साइट देकर भी, कोई लोकेशन देकर आपको क्वेश्चन पूछ ले तो आपको पता हो कि ये पाकिस्तान में है। हमने जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये साइट्स पढ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए मरकज अहले हदीद बरनाला, ठीक है, काफ़ी पंजाब जैसा नाम लग रहा है बरनाला वैसे भी, तो याद रखिए। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में, मुजफ्फराबाद। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम कोटली में 2 साइट हैं, मरकज़ राहिल शाहिद, मरकज़ अब्बास। उसके बाद यहाँ देखेंगे टहरा कलान, ये जो है ऐसा लग सकता है कि अफ़गानिस्तान में होगा या फिर किसी और मिडिल ईस्टर्न कंट्री में भी ये रीजन हो सकता है, बट आप याद रखिए कोटली हो गया, टहरा कलान हो गया, ये आपका पाकिस्तान में ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 10 मई 2025 को पाकिस्तान ने भी अपना रिटेलिएशन किया है। ऑपरेशन क्या कोड नेम रखा है, ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस। अब ये इनके नाम का मीनिंग यही जाने, पता नहीं ये क्या नाम रखते हैं, बुनियान अल मरसूस, ठीक है। इन्होंने काफ़ी सारी इंडियन मिलिट्री जो बेसिस थे उनको टारगेट किया, कुछ हो नहीं पाया उनसे, बट ठीक है उन्होंने भी टारगेट किया। उसके बाद बिटवीन 7 मई एंड 10 मई, तो आप मोटा मोटा ये याद रखिए कि जो अप्रैल में इन्होंने पहलगाम में टेररिस्ट अटैक किया है उसकी रिटेलिएशन में मई में हमने ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को लॉन्च किया था। तो ये जो भी कार्रवाई फर्दर हो रही है तो ये मई के महीने में ही होंगी। तो अगर तारीख वगैरह पूछता है कोई कि ऑपरेशन बुनियान अल मरूस वगैरह कहाँ लॉन्च हुआ या किस इस महीने की इस तारीख को, तो आप मोटा मोटा आपको कम से कम महीना याद हो। सारी डेट्स याद करना तो नियर टू इम्पॉसिबल है करंट अफेयर्स में, बट हम एटलीस्ट महीने का एक अंदाज़ा रखेंगे लॉजिकल वे में तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल ड्रोन इंकर्जन्स हुए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, हमने देखा ब्लैकआउट्स वगैरह सब विटनेस किया देश ने, तो वो सब कुछ आप याद रख सकते हैं। फिर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई जो हैं हमारे DGMO, डिजिटल जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने 11 मई को ब्रीफ किया मीडिया को अबाउट इंडियन आर्मीज प्रेसिजन एक्सरसाइजेज अंडर ऑपरेशन सिंदूर। तो आप बस इनका याद रख सकते हैं नाम कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई थे हमारे DGMO
उसके बाद यहाँ पे 10 मई 2025 को इंडिया और पाकिस्तान ने एग्री किया था सीज़ फायर के लिए, और ये जो है सीज़ फायर मेडिएटेड सक्सेसफुली बाय एज क्लेम्ड, मैं तो इसे हाईली एलिजेड क्लेम है, ये पता नहीं कितना सच है, बट ठीक है, इससे याद करने का वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। ये जो है इंडिया की सोवरेन पॉलिसी है कि उसे कब रिटेलिएट करना और कब स्टॉप करना है, कब सीज़ फायर करना है। इसमें ऐसा मीडिएशन मुझे नहीं लगता कि किसी एक मेजर कंट्री का होना चाहिए या होता है, बट ठीक है, क्लेम किया है अमेरिका ने, इंडिया विल डेफिनेटली आंसर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हाई प्रिसीजन वेपन्स जो यूज़ किए गए इंडिया के द्वारा इस ऑपरेशन में, वो क्या क्या थे। स्कैल्प क्रूज मिसाइल यूज़ की है स्टॉर्म शेडो नाम से, तो आप ये याद रखिएगा कि ये स्कैल्प जो है ये क्रूज मिसाइल है। क्रूज और बैलिस्टिक में जो है वो ऑप्शन फ्रेम कर लेता है, क्रूज एंड बैलिस्टिक, तो आप इन दोनों के डिफरेंस भी देख लीजिए। और यहाँ पे याद रखिए स्कैल्प क्रूज मिसाइल है स्टॉर्म शेडो नाम से, इसकी रेंज जो है 500 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये जो है राफेल से लॉन्च की गई थी, और ये जो है एक यूरोपियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई गई है। तो मुश्किल है ये पूछेंगे, अगर इंडिया ने कोई बनाया है तो डेफिनेटली उसकी इंडिजिनस ओरिजिन है या नहीं वो पूछ सकते हैं। तो आप इसकी ओरिजिन नहीं याद रखेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा कि इट इज़ नॉट इंडिजिनसली मेड, और इंडिजिनसली मेड होती तो नाम हम जो है काफ़ी इंडियन रखते हैं, स्कैल्प एंड ऑल ऐसे नाम नहीं होते इंडिया की मिसाइल्स के, है ना। उससे भी आपको एक आइडिया लग सकता है। यहाँ पे हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब, ये भी जो है मैन्युफैक्चर फ्रांस बेस्ड है। ये ने भी लॉन्च जो है राफेल फाइटर जेट्स के द्वारा ही किया गया था। इसकी रेंज जो है 15 से 70 किलोमीटर होती है डिपेंडिंग अपॉन दी ऑल्टीट्यूड। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे बॉम्ब्स को एकोमोडेट कर सकती हैं ये मिसाइल्स। ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब 125 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम। ये प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब से मुझे याद आ गया, ये एक गौरव नाम से हमारा इंडिजिनस जो है गाइडेड बॉम्ब है, ग्लाइड बॉम्ब, तो आप उसको हम कवर करेंगे फर्दर, बट आप याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर ये कामिकाज़े ड्रोन्स हमने यूज़ करे हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे, नागास्त्र 1, ठीक है। उसके बाद इसका पर्पस हमें पता है, ये ड्रोन का पर्पस क्या होता है, कंबाइन सर्वेलेंस, स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़, ठीक है, लॉइटर ओवर टारगेट एरियाज, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, एग्जीक्यूट प्रिसीजन स्ट्राइक्स, ये सब के लिए। उसके बाद हमने इसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी यूज़ किया, और ये जो है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखना है। ब्रह्मोस जो है एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडियाज DRDO एंड रशिया। इंडिया की ब्रह्मपुत्र और रशिया के मॉस्को से जुड़कर इसका नाम बना है, तो आपको वैसे ही याद रहेगा कि ये जॉइंट वेंचर है। उसके बाद इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए लैंड से, सी से, एयर से, सबमरीन से, हर जगह से ये लॉन्च किया जा सकता है, ठीक है। इसका रेंज जो हमें पता ही है अप्रॉक्सीमेटली 290 किलोमीटर, ये आपको याद ही रखना है ब्रह्मोस का, क्योंकि हमारी इंडिया का एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर है। इवन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है फिलीपींस और ये एरिया से बहुत ज़्यादा साउथ एशिया से काफ़ी क्वेरीज भी आई हैं, उसके काफ़ी डिलीवरीज के लिए सक्सेसफुल ये चीज़ प्रूव हुई है। तो हमें याद रखना है कि इसका रेंज जो है 290 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। पर्पस क्या है, टारगेटिंग स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स विद हाई स्पीड प्रिसीजन। इसका ये जो सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है वो देख लीजिए कि 2.823 मैक जो है इसमें स्पीड मेजर करने की यूनिट है, आपको याद रखना है। और ये ब्रह्मोस जो है 2.823 मैक की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यहाँ पर बैलिस्टिक दे दिया अगर वो किसी ऑप्शन में तो आप एलिमिनेट कर दीजिएगा, क्रूज मिसाइल है। उसके बाद S-400 का भी हमने यूज़ किया, हमने रशिया से एक जो है डिफेंस सिस्टम खरीदा था, काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी, तभी UPSC मेंस में S-400 पर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आया था 2021 में, आई गेस। तो आप याद रखिएगा कि S-400 ट्रायम्फ, इसका नाम हमने जो है सुदर्शन चक्र रख दिया है। इंडिया से स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस शील्ड है, ये रशिया ने बनाया है। उसके बाद यहाँ पर इंडिया ने जो है सुदर्शन चक्र इसका नाम रखा है। तो आप ये अगर पूछते हैं कि सुदर्शन चक्र क्या था तो आप याद रखिएगा S-400 की बात हो रही है यहाँ पे। इसकी डील वर्थ कितना था वो सब तो मुझे नहीं लगता आपको याद करने की ज़रूरत है। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि ये इसकी रेंज क्या है। इट इज़ इक्विप्ड विद सोफिस्टिकेटेड रेडार्स दैट कैन डिटेक्ट, ट्रैक टारगेट्स अप टू 600 किलोमीटर अवे, ठीक है। S-400 है तो आप सोचेंगे 400 इसकी रेंज है, अप टू 600 किलोमीटर ये जो है टारगेट को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकती है, और 400 तक जो है अटैक कर सकती है। तो उसके बाद यहाँ पर हमने जो विटनेस किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्लैकआउट्स हुए, कुछ मॉक ड्रिल्स की भी चर्चा हुई, जब मॉक ड्रिल देश में लगाने की बात करी, और उसी वक्त ही हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया था 7 मई को, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इनिशिएट किया था सिविल डिफेंस ड्रिल 244 डिस्ट्रिक्ट्स में थ्रू आउट इंडिया, एक सिविल डिफेंस ड्रिल, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, याद रखिएगा। उसके बाद पास्ट मिलिट्री ऑपरेशंस क्या क्या रहे हैं इंडिया के, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। अगेंस्ट पाकिस्तान ऑपरेशन कैक्टस लिली हुआ है, सॉरी, इंडिया द्वारा 1971 में। ये एक एयर असॉल्ट ऑपरेशन था कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एंड एयर फोर्स ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, बहुत ही फेमस वॉर थी, राइट, वेयर मोर देन 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर्ड। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दिसंबर 1971 में ऑपरेशन कैक्टस लिली हुआ है। ऑपरेशन ट्राइडेंट, वेरी फेमस ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी अगेन। ये जो है इंडियन नेवी ने यहाँ पर पाकिस्तान का कराची पोर्ट टारगेट करते हुए एक नेवल ऑफेंसिव एक्सरसाइज की थी, ऑपरेशन ट्राइडेंट। उसके बाद इंडिया 5 पॉइंट एक्शन प्लान रिस्पॉन्स क्या था ये देख लेते हैं। उसके बाद हम ये सारी ईयर वाइज देख लेंगे कौन कौन सी हैं। 5 पॉइंट एक्शन प्लान क्या था कि सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, आप इंडस वाटर ट्रीटी भी एक बार पढ़ लीजिएगा टॉपिक।
अच्छे से। क्लोजर ऑफ अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट, ये जो है बॉर्डर भी क्लोज कर दिया गया। इंडस वाटर ट्रीटी जो है सस्पेंड कर दी गई। सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम एक चलती है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इसको भी रिवोक कर दिया गया। रिवोकेशन ऑफ सार्क वीज़ा एग्जाम्पशन, जो सार्क नेशंस हैं उनके बीच में वीज़ा एग्जाम्पशन स्कीम है। तो ये आप सार्क के बारे में कौन सी 8 कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है, 1985 में बना है ये सब कुछ सार्क में। साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं वो सब आप याद रखिएगा। सार्क की जो एक हाईजैक्ट ऑब्जेक्टिव में बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन आता है कि पाकिस्तान को हटा के जो है बाईपास करके भी इन कंट्रीज़ के बीच में आपस में जो है कोलैबोरेशन कोऑपरेशन हो सकता है स्टैब्लिश। तो आप बिम्स्टेक के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, एक्सपल्शन ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री एडवाइजर्स, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक रूट्स हैं उनको भी काफ़ी हद तक इंडिया ने कर्व कर दिया बिटवीन पाकिस्तान। और अभी हमने देखा हाल ही में कि क्रिकेट में भी ये चीज़ देखने को मिली कि इंडिया विड्रू अगेंस्ट पाकिस्तान, है ना। तो अच्छी बात है, देश पहले है, सबसे ऊपर है, उसके बाद बाकी सारे स्पोर्ट्स एंड कोलैबोरेशन होंगे। पहले देश की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी शुड बी आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी डिटेल में है, तो आप बताइए। पहले मैं ये बता देती हूँ यहाँ पे, पहले इंडस वाटर ट्रीटी बता देते हैं, है ना। उसके बाद हम यहाँ पे ये सारे ऑपरेशंस पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी, वर्ल्ड बैंक ने जो है ब्रोकर की थी ये ट्रीटी, राइट। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स का जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यही हाईली अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन लगता है मुझे पढ़ते हुए भी। तो अच्छी बात है कि ये सस्पेंड हो गई ट्रीटी, और एक बहुत ही नए तरीके से इस ट्रीटी को दोबारा से अगर ये एक्शन में आती भी है तो नए तरीके से आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप, ईस्टर्न रिवर्स जो है अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़ के लिए जो है इंडिया को मिली है, और इसमें क्या है, रावी, ब्यास और सतलज। और वहीं वेस्टर्न रिवर जो है वो पाकिस्तान के लिए रिजर्व की गई है, इंडस, झेलम, चेनाब, ठीक है। और ये इंडस, चेनाब, झेलम आप अपने आप में ही जो है 80% ऑफ इंडस रिवर का जो है टोटल वाटर फ्लो बनाती हैं। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि ये कितना अनफेयर है कि यहाँ पर 80% वाटर फ्लो है और ईस्टर्न रिवर्स में सिर्फ बचा हुआ 20%। तो ये वेस्टर्न रिवर यहाँ पे आप CGI से याद रख सकते हैं, चेनाब, झेलम, इंडस पाकिस्तान के लिए CGI, और यहाँ पर बची हुई BRS, ब्यास, रावी और सतलज। सतलज बहुत पूछते हैं, शिपकीला पास से हिमाचल प्रदेश से एंटर कर दिया इंडिया में, शिपकीला याद रखिएगा, है ना। उसके बाद ये वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर्ड है, ये सब हमें पता ही है, ठीक है। उस वक्त वर्ल्ड बैंक का नाम क्या था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नॉन सस्पेंशन क्लॉज है, इवन ड्यूरिंग वॉर्स जो है ट्रीटी रिमेन्स ऑपरेटिव, लेकिन ठीक है, नेशन कम्स फर्स्ट। इतना ज़्यादा टेररिज्म जो है इस कंट्री द्वारा फैलाया जाता है, तो कोई भी ऐसे सच ट्रीटी शुड नॉट बी होल्ड लाइबल, ठीक है। हम इसमें देख लेते हैं कि हमने देखा यहाँ पे ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में, और ट्राइडेंट, फिर और भी क्या क्या ऑपरेशन कंडक्ट किए गए हैं इंडिया द्वारा। ऑपरेशन संकट मोचन हुआ था साउथ सुडान में, जब सिविल वॉर हुई थी, तभी इंडिया ने अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट करने के लिए लॉन्च किया था 2016 में साउथ सुडान में, याद रखिएगा। इंसानियत जो है, ये बांग्लादेश की जो रोहिंग्या रेफ्यूजीज़ थी उनके लिए एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम था, इंडियन एयरफोर्स द्वारा ही लॉन्च किया गया था अगेन। फिर ऑपरेशन मदद देख लीजिए आप, ये जो है इंडियन नेवी ने केरला में कंडक्ट किया था, यस, केरला में ये ड्यूरिंग फ्लड्स ऑपरेशन मदद लॉन्च हुआ था। उसके बाद ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है एक रिपेट्रिएशन मिशन था कोविड-19 के दौरान, इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया था 2020 में, याद रखिएगा, समुद्र सेतु कोविड-19, ठीक है। देवी शक्ति ऑपरेशन जो है ये कब लॉन्च हुआ था, 2021 में लॉन्च हुआ था, इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च हुआ था। अफगानिस्तान से इवैक्यूएट जब तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में, तालिबान आ गए थे गवर्नमेंट में अफगानिस्तान में, तो वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए जब सिख सिटीजन्स और जो भी हिंदू और अदर माइनॉरिटीज़ थी या जो भी इंडियन सिटीजन्स थे अफगानिस्तान में, उनके लिए ऑपरेशन देवी शक्ति, वहाँ पे आप इससे याद कर सकते हैं कि तालिबान में विमेन एम्पावरमेंट को लेकर, विमेन की कंडीशन को लेकर बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वहाँ पर। तो उससे रिलेटेड इंडिया ने क्या उसके लिए स्टेप उठाया, देवी शक्ति ऑपरेशन लॉन्च किया कि वुमेन को भी थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा क्यों, मतलब इक्वली उनको भी वहाँ पर जो है ट्रीट करना चाहिए, जो कि होता नहीं है, बट ठीक है, हमने एक ऑपरेशन लॉन्च किया। उसके बाद 2022 में इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया। हमें सबको याद ही होगा, यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान जो है स्टूडेंट कुछ फंसे थे रशिया यूक्रेन वॉर में, वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन गंगा था। ऑपरेशन दोस्त लॉन्च हुआ है, देखिए 2023 में, जब टर्की में अर्थक्वेक आए थे, तुर्की ये कहिए इसको, टर्की कहिए, टर्की एंड सीरिया, अच्छा दोनों के लिए ये हमने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था। लेकिन अभी जब हमने देखा कि पहलगाम टेरर अटैक्स के बाद में पाकिस्तान के साइड हो गया टर्की, हमने बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है इस कंट्री को, बट दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया ऑल द टाइम, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन पाइथन भी 1971 में हुआ था, एक नेवल अटैक था कराची पोर्ट पर टू क्रिपल द पाकिस्तान नेवल फोर्स। उसके बाद ऑपरेशन मेघदूत, याद रखेंगे, मेघदूत जो है 1984 में जो बहुत ही इनफेमस गोल्डन टेम्पल पर जो एक स्ट्राइक हुई थी, उस दौरान ये ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसे एक सिख जेनोसाइड क्राइसिस से भी रिलेट करते हैं, 1984 का जो ईयर है। उसके बाद ऑपरेशन विजय 1999 में, ये जो है कारगिल के लिए ऑपरेशन विजय, ठीक है। ये इससे आपको याद भी होगा, शेरशाह मूवी जो थी, शेरशाह इसका कोड नेम था, कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। मिस्टर बत्रा की रिमेम्बरेंस के लिए भी
इसे जो है ऑपरेशन विजय आप याद रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सफ़ेद सागर, ये भी 1999 में हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने जो है पाकिस्तानी फोर्सेस पर स्ट्राइक की थी, और ये LOC रीजन में सफ़ेद सागर क्यों? बिकॉज एयर फोर्स स्ट्राइक थी, इंडियन एयरफोर्स, तो स्काइज़ को रिप्रेजेंट करते हुए नाम रखा है शायद। उसके बाद उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, ठीक है। इंडिया की मिलिट्री बेसिस पर अटैक किया था, टेरर अटैक हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में उरी सर्जिकल स्ट्राइक करी थी इंडिया ने, इंडिया की स्पेशल फोर्सेस ने। मूवी भी देखी होगी आपने, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, राइट। ऑपरेशन बंदर जो है किसने लॉन्च किया था? 2019 के जो पुलवामा अटैक CRPF के कॉन्वॉय पे हुए थे, उसके रिस्पॉन्स में जो है ऑपरेशन बंदर 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे कवर होता है। यहाँ पे हमने ये देख लिया था इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। इंडिया ने, अच्छा ये 2 पॉइंट रह गए, यहाँ पे देख लीजिए कि इंडस वाटर ट्रीटी जो था फर्स्ट एवर सस्पेंशन ऑफ ट्रीटी 1960 से, ऑफकोर्स यहाँ पे एक क्लॉज था, नॉन सस्पेंशन क्लॉज, ठीक है। स्टिल हमने इसे सस्पेंड कर दिया पहली बार, क्योंकि पाकिस्तान ने जो है हाइट ऑफ एट्रोसिटीज़ क्रॉस कर दिया। एनीवेज, द मूव ड्रॉज अपॉन आर्टिकल 62 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ ट्रीटी, ठीक है। ये जो इंडिया ने अपना स्टेप लिया है सस्पेंशन का, ये इंटरनेशनली इस आर्टिकल ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ ट्रीटी से ड्राइव करता है, ठीक है। ये याद रखेंगे। बस आपने एक बार सुन भी लिया, आप एक बार बस इसको गो थ्रू कर लीजिए, आपको ये सारे पॉइंट वहाँ पर अगर किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन में स्टेटमेंट बन के आता है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू आंसर दैट, बिलीव मी। उसके बाद आप यहाँ देख लीजिए वक्फ अमेंडमेंट, काफ़ी न्यूज़ में था ये, है ना। वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार कि वक्फ है क्या और क्या अमेंडमेंट लाया गया है और अभी क्या इसकी करेंट सिचुएशन क्या है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास किया गया है 3 अप्रैल 2025 को, ठीक है। उसके बाद वक्फ क्या होता है? ये एक इस्लामिक लीगल कंसेप्ट है, ठीक है। मतलब क्या है इसका कि कोई भी ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, देखिए, कि आपको चैरिटी पर्पज़ के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए या कोई भी पायस रीज़न से आप जो है कोई दान करते हैं, लेट्स से ज़मीन का दान करते हैं, तो वो जो है लीगली एक्सेप्टेबल है, उसको क्या है? वक्फ कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कहा गया है कि इट प्लेज अ की रोल इन कम्युनिटी वेलफेयर। ऐसा ये जो भी रिलीजियस पायस एंड चैरिटेबल रीज़न से जो है कम्युनिटी वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी स्टेप है। और इस्लाम में जो है एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वेल टू डू हैं और आप दान कर सकते हैं तो यू मस्ट, है ना। कॉन्सेप्ट है ये कि आप जो है कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, इफ़ यू आर वेल टू डू, इफ़ यू हैव एक्सेस वेल्थ, तो आप उसको दान कीजिए चैरिटेबल पर्पज़ के लिए, रिलीजियस पर्पज़ के लिए, पायस पर्पज़ के लिए। मदरसाज बनाए जा सकते हैं, है ना। जो बच्चे हैं एजुकेशन के लिए, उनके स्कूल, हॉस्पिटल, स्पिरिचुअल लाइफ के लिए जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सके उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए ये सब ज़रूरी होता है। तो इसको वाकिफ़ कहते हैं हम वो डोनर को जो डोनेट करता है अपनी प्रॉपर्टी जो है वक्फ के रूप में। और यहाँ पे ये इनएलिनेबिलिटी देखिए कंसेप्ट याद रखिए कि एक बार अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वक्फ डिक्लेयर हो गई है, उसके बाद उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जो वाकिफ़ है, जो डोनर है, जिसने डोनेट किया, वो भी वापस नहीं ले सकता, ठीक है। सोल्ड नहीं की जा सकती, आगे किसी को गिफ्ट नहीं दी जा सकती, इनहेरिट, वो हमेशा फॉरएवर वो वक्फ रहेगी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद कुछ वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं इनके द्वारा, है ना, रेगुलेशन के लिए। इसका लीगल हमने यहाँ पे देखा कि एक इस्लामिक लीगल कंसेप्ट है, तो लीगल कैसे, कोई लॉ होगा जो इसको रेगुलेट कर रहा है। तो ये देखिए वक्फ एक्ट ऑफ 1995 है इंडिया में। तो जो है वो वक्फ बोर्ड बना के सेंटर और स्टेट वक्फ बोर्ड्स हैं जो रेगुलेट करते हैं, इन चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, ठीक है। उसके लिए उसके बाद चैरिटेबल एंड रिलीजियस एंडाउमेंट्स फॉल अंडर एंट्री 28 ऑफ कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हैं कि ये किस लिस्ट में फॉल करती है, कंकरेंट लिस्ट में 7 शेड्यूल के आर्टिकल 246 के अंडर आते हैं, ठीक है, 28 एंट्री में, ठीक है। याद रखिएगा कि कंकरेंट लिस्ट में ये चीज़ फॉल करती है। उसके बाद टाइमलाइन देखते हैं हम कि कैसे कैसे वक्त में अमेंडमेंट हुई। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे ये चीज़ कि ये जो है रेफर किया गया था बिल जॉइंट कमेटी को फॉर इन डेप्थ एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है 31 मेंबर्स की कमेटी बनी है, 21 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ये सब आपको जानने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत है क्वेश्चन के लिए, बट ठीक है, एक बार देख लीजिए सो दैट कुछ नया ना लगे, आपको ऐसा लगे कि आपने वो टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ लिया है, सो यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन नो मैटर हाउ इट इज आस्क्ड, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस के साथ आप पढ़िए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कमेटी बन गई है 31 मेंबर्स की। उसके बाद जो है जॉइंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी लोकसभा को, लोकसभा स्पीकर को 31 जनवरी 2025। उसके बाद हमने देख लिया लोकसभा में पास हो गया था बिल, ठीक है। उसके बाद की हाईलाइट्स क्या है अमेंडमेंट एक्ट के, ये देख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर वक्फ क्या है, वाकिफ क्या है, उसके अलावा कुछ आता है तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि न्यू आइडेंटिटी ऑफ द एक्ट, ठीक है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 जो है इसने रीनेम किया है, इसको रीनेम किया गया उम्मीद एक्ट के जैसे। उम्मीद ये फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। ये जो आप फुल फॉर्म देख रहे हैं ना, इसी के अंदर सारा गेम है इसका। जो भी अमेंडमेंट्स आई गई हैं, एक यूनिफाइड तरीके से मैनेजमेंट किया जाए वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, एम्पावर करिए जो कम्युनिटीज़ हैं उनको, एफिशिएंसी लाई जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी बहुत सारी ऐसी पड़ी रहती हैं और उनका एफिशिएंट यूज़ नहीं हो पाता, उसका कुछ ROI नहीं निकल पाता। उस चीज़ को अच्छे से एफिशिएंट तरीके से उससे जो है पैसा आए, वेलफेयर में फर्दर वो चीज़ लग पाए कम्युनिटी वेलफेयर के लिए, तो उस सब से रिलेटेड ही अमेंडमेंट लाया गया है। उसके बाद डेवलपमेंट भी हो ऑफकोर्स वो कम्युनिटीज़ का, तो यही है सारा
ये उम्मीद की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट। एज ए क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन अगर आपको नॉर्मली ये टॉपिक समझ में आए तो उसके लिए। उसके बाद इंक्लूसिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। द गवर्नमेंट नाउ अलाउज फॉर इंक्लूजन ऑफ नॉन मुस्लिम्स, ठीक है। इसमें ये सबसे कंट्रोवर्शियल कहेंगे एक तरीके से कि नॉन मुस्लिम्स जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए हैं वक्फ बोर्ड में, कि आप एक दो नॉन मुस्लिम्स को भी रखिए ताकि एफिशिएंसी पे ध्यान दिया जाए, रादर देन कि बस रिलीजियस पर्पज से जो है दान कर देगी प्रॉपर्टी तो अब उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए बोथ सेंट्रल एंड स्टेट वक्फ बोर्ड्स में जो है नॉन मुस्लिम्स को भी रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। रिमूवल ऑफ वक्फ बाय यूज़र प्रोविजन, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि वक्फ बाय यूज़र क्लॉज क्या कहता है, विच परमिटेड प्रॉपर्टीज टू बी डेजिग्नेटेड एज वक्फ बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज़, ठीक है। ये चीज़ रिमूव कर दी गई है। तो अब अगर किसी प्रॉपर्टी का लेट्स से कोई एक पीस ऑफ लैंड है आपके घर के पास में, जो ऐसा कहा जाता था कि इसका कोई ऑन पेपर कोई रिकॉर्ड नहीं है कि ये वक्फ में दान हुई है या किसी ने की है या कोई इसका प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ऐसा कहा गया कि ये देखिए यहाँ पे 100 साल से जो है एक मॉस्क है या 100 साल से जो है ये मदरसा है, ये 100 साल से जो है रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ की जा रही है, इसलिए ये वक्फ है। वैसा क्लॉज था पहले एक्ट में, वक्फ एक्ट 1995 का जो एक्ट है, लेकिन अब इसको इस अमेंडमेंट के जरिए जो है इसको रिमूव कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऑन पेपर वो चीज़ वक्फ है तो ही होगी। समटाइम्स क्या होता है कि अगर लेट्स से कि मेरा घर है यहाँ पे, ठीक है, गांव में, और मैं कुछ पढ़ाई या काम से मैं शहर में मूव कर गई हूँ और मेरी ये जो प्रॉपर्टी है वहाँ पर जो आसपास के लोग हैं उन्होंने कब्जा करके यहाँ पर चैरिटेबल यूज़ के लिए या फिर रिलीजियस पर्पज़ के लिए वहाँ पर ये दिखा दिया कि देखो यहाँ तो सालों से इस प्रॉपर्टी पर हम तो मदरसा चला रहे हैं या फिर जो है यहाँ पे लोग बैठकर रिलीजियस डिस्कशंस कर रहे हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को वक्फ बाय यूज़र डिक्लेयर कर दीजिए। लेकिन मैं जाकर क्लेम करूँ कि नहीं ये तो सर मेरी प्रॉपर्टी है, तो फिर वो चीज़ कैसे रिक्लेम करी जाएगी, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड है वो उसको वक्फ बाय यूज़र क्लॉज से वक्फ डिक्लेयर कर देंगे, लेकिन जिसकी प्रॉपर्टी है उसके साथ ये चीज़ अनफेयर हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रोविजन का हटाना ज़रूरी था कि जो पेपर पर वक्फ है वही वक्फ मानी जाएगी। ऐसे हर प्रॉपर्टी जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो सालों से यूज़ में है, लॉन्ग टर्म रिलीजियस यूज़ दिखा के आप जो है उसको वक्फ नहीं बना सकते। तो ये दो पॉइंट हो गए इंपॉर्टेंट। उसके बाद अबॉलिशन ऑफ सेक्शन 40। सेक्शन 40 क्या कहता था ओरिजिनल एक्ट का, वो कहता था कि प्रीवियसली ग्रांटेड वक्फ बोर्ड्स जो थे उनके पास यूनिलैटरल पावर थी टू डिक्लेयर एनी प्रॉपर्टी एज वक्फ लैंड, ठीक है। वो वक्फ बोर्ड यूनिलैटरली जो है डिक्लेयर कर सकते थे किसी भी प्रॉपर्टी की। जैसे लेट्स से ये जो कम्युनिटी अगर डिक्लेयर करेगी कि सर ये तो बहुत सालों से हम रिलीजियस यूज़ में ले रहे हैं, पता नहीं किसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप इसको वक्फ डिक्लेयर कर दीजिए, तो ये वक्फ बोर्ड डिक्लेयर कर सकते थे यूनिलैटरली। लेकिन उस चीज़ में जो काफ़ी धांधली भी हो जाती है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए सेक्शन 40 को जो है अबॉलिश कर दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, यूनिलैटरल पावर नहीं है आपके पास, ठीक है, लीगली रूट से जाया जाएगा अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर करना भी है तो। उसके बाद क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रस्ट एंड वक्फ, ठीक है। इसमें ट्रस्ट क्या है और वक्फ क्या है, इसमें डिस्टिंक्शन भी क्रिएट किया गया है कि द एक्ट एस्टैब्लिश ट्रस्ट क्रिएटेड बाय मुस्लिम्स वेदर बिफोर और आफ्टर द एक्ट डू नॉट फॉल अंडर वक्फ लॉज, ठीक है। अगर किसी मुस्लिम ने ट्रस्ट बनाया, चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो भी सेम ही काम कर रहा है, रिलीजियस ट्रस्ट है, तो उसको वक्फ कहेंगे या ट्रस्ट कहेंगे, उसमें जो है इनिशियली काफ़ी वेगनेस थी, तो उस चीज़ को भी डिस्टिंक्शन मिले, ठीक से वो चीज़ क्लियर हो। ये 4th पॉइंट है। 5th क्या कहता है कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर प्रॉपर्टी डेडिकेशन, ठीक है। ओनली प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स फॉर एटलीस्ट 5 years विल बी एलिजिबल टू डेडिकेट प्रॉपर्टी एज वक्फ, ठीक है। ये भी कि सोच समझ के आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। इसके लिए में भी ये क्लॉज है कि जो भी मुस्लिम्स हैं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स, ठीक है, आपको अपने धर्म की अच्छे से समझ होनी चाहिए, क्योंकि वक्फ एक बार डिक्लेयर कर दिया आपने, ये नॉन रिवोकेबल, नॉन ट्रांसफरेबल है, उसके बाद आपको भी वापस नहीं मिलेगी आपकी ज़मीन। तो फिर आप अगर 5 साल एटलीस्ट 5 years प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा कहा गया है इसमें एज कंडीशन। उसके बाद सेफ गार्डिंग इनहेरिटेंस राइट्स, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है इसके अंदर अमेंडमेंट के अंदर कि विमेन एंड चिल्ड्रन जो है, द एक्ट इंश्योर्स दैट इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड बिफोर द प्रॉपर्टी इज डिक्लेयर्ड वक्फ, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज कि पहले जो है घर की औरतों को या उसको किसी भी रिलीजन में, है ना, उतना प्रॉपर्टी में राइट नहीं दिया जाता था, हालांकि अभी तो लीगली रूट है, बट इनिशियल देयर वाज नॉट। तो वो चीज़ को भी यहाँ पर केटर किया गया है कि उनके भी इनहेरिटेंस राइट्स हैं औरतों के, चिल्ड्रन के। कोई भी आदमी जो अपनी प्रॉपर्टी को वक्त डिक्लेयर कर दे और जो घर की औरत है या फिर बच्चे हैं वो एकदम बेसहारा ना हो जाए, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखा जाए, सेफ गार्ड्स इंश्योर किए गए हैं उनके लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे स्पेशल कुछ सेफ गार्ड्स लिए गए हैं विडोज़ के लिए, डाइवोर्स वुमेन के लिए, ऑर्फन्स के लिए, ठीक है। अगर कोई अलग से कोई इंसान है जो अपनी प्रॉपर्टी कि मैं मरूंगा तो मेरे बाद वक्फ में ये चली जाए वो करके, और वो विडो हो गई, उसकी जो पत्नी है विधवा हुई, तो उनके लिए भी कुछ सेफ गार्ड्स, कुछ मेजर्स रखे जाएँ। कुछ बच्चे अगर ऑर्फन हैं तो उनके जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है जो वो डायरेक्टली वक्फ में ना चली जाए, उनका भी कुछ ध्यान रखा जाए, उसके लिए कुछ स्पेशल सेफ गार्ड्स हैं। उसके बाद लीगल क्लैरिटी ऑन डिस्प्यूट्स, जो एक द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 है, वो अब एप्लीकेबल होगा वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर भी, ठीक है। ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर नहीं ना, लेकिन अब ताकि लीगल क्लैरिटी हो कि लेट्स से किसी ने, जो हमने इनिशियल एग्जांपल देखा कि अगर किसी ने हमारी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया लेट्स से, और मैं ही फाइट कर रही हूँ कि नहीं सर ये तो मेरी पुश्तैनी ज़मीन है,
वक्फ नहीं है ये, मैंने कभी इसको लीगली कभी मैंने वक्फ में ट्रांसफ़र नहीं किया। हाँ, मैंने यहाँ पे मदरसा चलते रहने दिया क्योंकि मैं शहर में रहती थी, ठीक है, लेकिन मैं इसे अभी 100% वक्फ में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता, मुझे ज़रूरत है, लेट्स से, है ना। तो वो चीज़ का कोई लीगल आप रूट नहीं था उस चीज़ के लिए, तो वो भी अब आपके पास एक ऑप्शन है, द लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963 की आप क्लेम कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल एंड शेड्यूल एरियाज़, ठीक है, ये जो है एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट करता है वक्फ क्रिएशन को। शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 के जो एरियाज़ हैं, अब आप इससे यहाँ से जो है स्टैटिक में शेड्यूल 5 एंड 6 में कौन कौन से ट्राइबल एरियाज़ हैं वो भी याद कीजिएगा, ठीक है। शेड्यूल 6 के कौन कौन से स्टेट्स हैं, मिज़ोरम, त्रिपुरा, ठीक है। और उसके बाद वक्फ ट्रिब्यूनल कंपोजिशन, यहाँ पर कि वक्फ का एक ट्रिब्यूनल बनेगा, तो उसकी कंपोजिशन क्या होगी, ओरिजिनल ड्राफ्ट प्रपोज रिड्यूसिंग द ट्रिब्यूनल साइज, रिवाइज एक्ट जो है, रिवाइज एक्ट में जो है 3 मेंबर वक्फ ट्रिब्यूनल बनाने की बात की गई है बेस्ड ऑन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस पर, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट लैंड क्लेम्स, ठीक है, गवर्नमेंट लैंड और प्रॉपर्टी अगर कोई भी वक्फ डिक्लेयर की गई है तो वो जो है अच्छे से स्क्रूटनाइज की जाएगी। और यहाँ पर जो ऑफिसर सीनियर टू अ कलेक्टर, ये इन्वेस्टिगेशन जो होल्ड करेंगे वो कलेक्टर रैंक के ऑफिसर होंगे मिनिमम, रिगरस रिव्यू करेंगे, उसके बाद ही कोई गवर्नमेंट लैंड जो है वो देखी जाएगी कि वो इलीगली कोई वक्त तो नहीं डिक्लेयर कर दिया गया है। उसके बाद न्यू डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म लाया गया है, ठीक है। ये सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है जो हमने यहाँ पे देखा था, कलेक्टर की रैंक होगी मिनिमम, एन ऑफिसर सीनियर टू अ कलेक्टर इंश्योरिंग मोर रिगरस रिव्यू, यही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा रादर देन वक्फ ट्रिब्यूनल अथॉरिटी। अब जो है इन वक्फ वर्सेज गवर्नमेंट लैंड डिस्प्यूट्स जो है एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल अपॉइंट किया जाएगा जो कि डिटरमाइन करेगा ओनरशिप रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वक्फ ट्रिब्यूनल अथॉरिटी, ठीक है। ये चीज़ कुछ कंट्रोवर्शियल कही गई है कम्युनिटी द्वारा, पर ठीक है, देखते हैं। फिर एनहांस्ड लीगल रिकोर्स क्या है कि एक्ट इंट्रोड्यूसेस प्रोविजंस फॉर अपील, पहले जो है अपील का वो प्रोविजन नहीं होगा शायद, तो यहाँ पर हाई कोर्ट में भी आप अपील कर सकते हैं अगेंस्ट द डिसीजन मेड बाई वक्फ ट्रिब्यूनल। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन दिया तो आप हाई कोर्ट और लीगल रूट्स मतलब बेसिकली ले सकते हैं, क्योंकि वक्फ एट द एंड क्या है, आपकी लैंड प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स ही हैं, तो उस चीज़ का जो है प्रॉपर टाइम होना चाहिए क्लेम करने के लिए लोगों को, और आगे लीगल रिकोर्स भी होने चाहिए, राइट। उसके बाद फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी क्या क्या है कि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन ऑफ वक्फ इंस्टीट्यूशंस टू वक्फ बोर्ड्स हैज़ बीन रिड्यूस फ्रॉम 7% टू 5%, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस में कम खर्च होगा, वेलफेयर में ज़्यादा पैसा जाएगा वक्फ का। इनेबलिंग ग्रेटर एलोकेशन ऑफ फंड्स टुवर्ड्स चैरिटेबल पर्पसेस, राइट, यही बोला हमने। उसके बाद ऑडिट फॉर इनकम ओवरसाइट, जो है ऑडिट भी किया जाएगा वक्फ का। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि ये जो जिस पर्पस के लिए बनाए जा रहे हैं उसी पर्पस को सर्व कर रहे हैं, यानी कि बस जो प्रॉस्परस लोग हैं वो ये और ज़्यादा प्रॉस्परस हो जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए विद एन एनुअल इनकम ऑफ एक्सीडिंग 1 लाख मस्ट नाउ अंडरगो गवर्नमेंट मैंडेटेड ऑडिट्स टू एंश्योर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। अच्छी बात है, एक के बाद हम शुरू करते हैं। थैंक यू।